गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं आपके सामने फिर से विद्युत के पार्ट 2 को लेके आया हुआ हूँ। मैंने पार्ट 1 में आपको सारा विद्युत के बारे में जो जो टॉपिक था वो आधा लगभग कवर कर चुका था। अब जो थोड़ा सा जो टॉपिक बचा हुआ है उसको लेके मैं आया हूँ ताकि ये जो पूरा चैप्टर हो वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, इसके साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी थ्योरी सेक्शन रहेंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब रही बात कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये सब की बात, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो देख लीजिए, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा तो थ्योरी से कहीं से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें जीएस का पोर्शन हो, रेलवे वाले एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। यदि आप इतना पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यदि इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ बुरा लगे या इसमें कुछ आपको त्रुटियां लगे तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के बताएं कि क्या क्या त्रुटियां हैं, ताकि मैं इसको और अच्छा से बना सकूं और आपके लिए इस तरह का वीडियो और ला सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विद्युत का जो ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग बोलेंगे कि, तो देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतिरोधक से। तो प्रतिरोधक हम लोग पढ़ चुके थे। प्रतिरोध किसको बोलते हैं? यदि जो करंट को रोकने का काम करे या विद्युत धारा को जाने नहीं दे, उसको रोकने का कोशिश करे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। बताए थे आपको कि जिस तरह से रोड में जर्किंग होता है जिसके वजह से स्पीड गाड़ी की रुक जाती है, तो उसी तरह ये होती है कि करंट की स्पीड को रोकने वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब जो इसको रोक रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। ठीक है, तो प्रतिरोधक यदि हम लोग करेंगे तो देखिए, बहुत सारे, जब एक प्रतिरोध रहे तो चलिए हम लोग उसको निकाल लेते हैं। अब बहुत सारे प्रतिरोध रहे तो उसको किस तरह से निकालेंगे? तो या तो उसका संयोजन करना पड़ेगा, सब जोड़ के एक मानना पड़ेगा, टोटल का एक। तो उसी को संयोजन करने के लिए हम लोग अलग अलग, यदि आपका प्रतिरोधक दिया है तो कैसे उसको संयोजन करके एक बनाएंगे और एक बना के फिर हम लोग अपना जो आंसर है उसको लाएंगे। उससे हम लोग करंट जानेंगे कि करंट कितना था, विद्युत धारा कितना था, या फिर कितना वोल्टेज था। तो देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, इसका संयोजन करने का दो तरीका है। संयोजन मतलब जोड़ने का दो तरीका होता है। या तो उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़िए या तो उसको आप पासर क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम मतलब हो गया आपका कि उसको लाइन बाय लाइन जोड़ते जाइए, एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़ते जाइए। और पासर क्रम मतलब हो गया कि एक सिरा फिर दूसरे सिरा और सेम सिरा से दूसरे सिरा को जोड़ा गया, फिर तीसरे सिरा को भी वही सेम सिरा से जोड़ा गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं पासर क्रम। इसको हम लोग समांतर क्रम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ये समांतर रेखा के जैसा है और इसमें क्या है कि लाइन बाय लाइन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब एक विद्युत परिपथ में अलग प्रतिरोध वाले मतलब R1 R2 R3 अलग अलग है। देखिए R1 R2 R3 अलग अलग प्रतिरोध है। तो अलग अलग यदि प्रतिरोध रहेंगे तो उसको जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो जब अलग अलग प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का जो विद्युत धारा है जिसको बोलते हैं करंट का मान जो है वो हमेशा नियत रहता है। नियत रहने का मतलब स्थिर, कभी बदलाव उसमें नहीं आएगा, जितना है उतना ही फिक्स रहता है। लेकिन इसमें जो भी का मान है, भी का मान मतलब आपका बोलते हैं विभवांतर का मान, वो बदलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे विभवांतर का मान V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा। मतलब अलग अलग प्रतिरोधक के पास अलग अलग विभवांतर होगा। तो ये कब होता है? जब हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एक हम इसमें बनाए हैं सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में क्या है, देखिए बैटरी लगाए, बैटरी से इसे करंट जा रहा है आई करंट जा रहा है। यहाँ पे एमीटर लगाए हैं ताकि पता चले कि करंट कितना जा रहा है। इसके बाद जैसे आगे जाएंगे उसके बाद देखिए यहाँ से प्रतिरोधक प्रतिरोधक 1 2 3 लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास कितना वोल्टेज आया, मतलब कितना इसका विभवांतर है, इसका कितना विभवांतर है, इसका विभवांतर है। तो देखेंगे विभवांतर तीनों जगह अलग अलग होगा। इसीलिए कहा गया कि इसमें जो
विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, करंट देखिए यहाँ से ऐसे से गया, यहाँ से जाते हुए यहाँ से यहाँ से देखिए फिर वही आई निकल के आया। इसको बोलते हैं की या फिर कुंजी। कुंजी इसलिए बोलते हैं कि ये इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये स्टार्ट है, मतलब ये चालू है, ये ऐसे रहे तो इसका मतलब ये बंद है, कुंजी बंद है मतलब स्विच बंद है। स्विच ऑन होने का मतलब इस तरह होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। हम लोग जानते हैं मेन फॉर्मूला कि देखिए इसको जो है एस आर एस, मेन हम लोग को आर निकालना है। 3 गो आर है, 3 गो आर के बदले एक आर, तो एक आर जो होगा क्योंकि उसको हम लोग श्रेणी क्रम में बोल रहे हैं और श्रेणी क्रम में इंग्लिश में उसको बोलते हैं सीरीज, इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं आर एस, मेन आर। तो V बराबर आई आर होता है, तो आई आर, आर यहाँ पे क्या लेंगे सीरीज में आर एस। ठीक है, तो अब देखिए तीनों मिला के क्या आएगा रिजल्ट, वो चीज हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो अलग अलग है, 3 गो विभवांतर अलग अलग है, V1 V2 और V3, तो टोटल विभवांतर जो होगा वो तीनों का योग होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो टोटल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो अब सबका मान निकालिए, V1 का अलग मान निकालिए, V2 का निकालिए, V3 का निकालिए। तो देखिए V1 का यदि मान निकाले तो IR1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है IR, लेकिन इसमें क्या है R1 है तो IR1 हो जाएगा। अब V2 का इसी तरह हो जाएगा IR2 और V3 का हो जाएगा IR3। तो देखिए इस तरह को यदि ये सब जितना मान निकाले, सारा मान को यदि इस इक्वेशन में फिर से रख दे, तो देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये रखें, तो देखिए V बराबर देखिए V1 का मान यहाँ रख दें तो IR1 प्लस IR2 और V3 का मान IR3। अब देखिए इसमें I कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो I कॉमन लिए तो आया क्या बचेगा, यहाँ R1, यहाँ बचेगा R2 प्लस यहाँ R3। तो देखिए ये सब कॉमन लेने के बाद I यहाँ पे बचा, और हम लोग का जो मेन V है, V का मान हम लोग यहाँ पहले निकाले थे IRS, तो देखिए यही चीज V का मान लिख दिया IRS बराबर क्या IR1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी यदि प्रतिरोधक अलग अलग प्रतिरोधक यदि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो टोटल यदि प्रतिरोधक निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोधक या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि सबको जोड़ दीजिए आप, सबका योगफल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जो भी रहे, यदि आगे भी रहेगा तो R4 R प्लस डॉट 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 RN तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया क्या RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचरों क्रम संयोजन में। तो पांचरों क्रम संयोजन यदि बोले तो ये समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यदि अलग अलग यदि R1 R2 और R3 लें, तो इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग इसको लें और हम लोग पांचरों क्रम में इसको जोड़ दें, तो इसको इसी को हम लोग बोलते हैं पांचरों क्रम संयोजन। देखिए जब एक विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक R1 R2 और R3 को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है, तो उसे प्रतिरोधक का पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें विद्युत धारा सेम रहता था, भी अलग अलग होता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका विभवांतर सेम रहेगा, भी का मान सेम रहेगा, लेकिन विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन भी को भी लेना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग था भी, इसीलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 लेना पड़ा, और इसमें सेम था I, इसीलिए एक I लेना पड़ा, लेकिन इसमें I अलग है, इसीलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 लेना होगा। ठीक है, तो ये चीज अब हम लोग ले लिए। तो देखिए यहाँ से इसे करंट जाएगा, तो देखिए करंट 3 भाग में बंट जाएगा, यहाँ से I1 I2 और I3। तो यहाँ से एक चीज हम लोग देखें कि करंट अलग अलग हो गया। ठीक है, तो करंट यहाँ अलग अलग हुआ, तो देखिए I बराबर हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग को I निकालना हो तो V बटा R हो जाता है। तो बस वही चीज यहाँ पे की है, I बराबर V बटा R, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल संयोजन इसको बोलते हैं। तो पैरेलल को P से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पांचरों क्रम संयोजन में यदि मेन R निकालना हो, समतुल्य R निकालना हो, तो RP से उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो I बराबर V बटा RP। तो देखिए I तो यहाँ पे अभी इस बार यहाँ क्या हो जाएगा
आई का योग हो जाएगा, जिस तरह यहाँ v का योग हो रहा था, क्योंकि v अलग अलग था तो यहाँ i अलग अलग है, तो i को सबको जोड़ेंगे तो i1 प्लस i2 प्लस i3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ दिए, अब सबका मान निकालिए i1 i2 i3, जिस तरह यहाँ v1 v2 v3 का मान निकाले थे, इसी तरह यहाँ पे देखिए v फॉर्मूला होता है i बराबर v बटा आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा i बराबर v बटा r1 होगा i1 की जगह, फिर i2 की जगह क्या हो जाएगा v बटा r2, और i3 की जगह हो जाएगा v बटा r3। तो यही चीज यदि इक्वेशन 1 में रख दें तो देखिए सबका मान रखिएगा, तो i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 था, तो यहाँ पे v बटा rp इसके जगह पे रखेंगे, और v बटा r1 i1 का जगह पे, और i2 की जगह v बटा r2, और i3 की जगह पे v बटा r3 यदि रखेंगे तो इसमें देखिए v आ जाएगा यहाँ, और इस सब में कॉमन भी आ जाएगा, तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा आर पी, और यहाँ पे बचेगा देखिए यहाँ 1 बटा R1, यहाँ पे बचेगा 1 बटा R2, और यहाँ पे बचेगा 1 बटा R3। तो यहाँ से हम लोग यदि देखेंगे भी काटने के बाद, तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और 1 बटा R3, इस तरह से हम लोग निकाल लिए किसका, यदि पासारो क्रम में रहे तो पासारो क्रम में कभी भी यदि हम लोग सबको जोड़ेंगे, और यदि एक निकालना हो मेन उसका समतुल्य यदि प्रतिरोध निकालना हो, तो उसको क्या करेंगे 1 बटा कर देंगे, उसका क्या बोल सकते हैं वही क्रम कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, ये टॉपिक तो कवर हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि प्रतिरोधकों का संयोजन कैसे करते हैं, तो दो प्रकार से हो गया, एक श्रेणी क्रम और पासारो क्रम। अब आगे आते हैं कि विद्युत धारा जो है ये एक तापीय प्रभाव भी दिखाती है। तापीय प्रभाव होने का मतलब, कभी भी आप यदि कभी गए होंगे ट्रांसफार्मर के पास, वहां पे जब विद्युत धारा उसमें आता है तो आप देखते होंगे कि वहां पे आपको गर्मी का एहसास होगा। गर्मी का एहसास होने का कारण यही होता है कि वहां पे क्या होता है कि विद्युत धारा की वजह से वहां पे ताप उत्पन्न होने लग जाता है, तापमान उत्पन्न होने लग जाता है, वहां पे गर्मी आने लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्मीय प्रभाव भी इसको हम लोग बोलेंगे, तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम लोग को गर्मी का एहसास होने लग जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, बल्ब यदि आप पीला वाला यदि बल्ब यूज करते होंगे जो पहले चलता था, उसमें यदि रूम में यदि लगा दिए हैं तो देखिएगा गर्मी का एहसास होगा आपको। कारण है कि वो बल्ब ज्यादा क्या होता है कि ताप उत्पन्न करता है करंट के साथ। ठीक है, तो देखिए यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव को हम लोग कैसे, इसका देखिए एक हम लोग मेन निकालेंगे कि उष्मा का क्या वैल्यू होता है, उष्मा का क्या मान निकलेगा, बस यही फॉर्मूला को यहाँ पे लेके हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि V बराबर W बटा Q, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि विभवांतर बराबर होता है क्या, कि कार्य बटा आपका क्या होता है आवेश, पढ़ चुके हैं पहले हम लोग। तो आवेश, तो यदि हम लोग W निकालें, कार्य निकालें, तो ये इधर की ओर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो बोल सकते हैं W बराबर V इंटू क्यू, तो यहाँ से कार्य निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे यदि हम लोग विद्युत शक्ति निकालें तो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T, कार्य बटा समय। तो देखिए P बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए W का मान यहाँ क्या था VQ, तो यहाँ पे रख दीजिए VQ बटा T का T, और यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो P बराबर यहाँ से निकल के आ गया, देखिए Q बटा T जो है, इसी को I बराबर हम लोग जानते हैं Q बटा T होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए Q बटा T की जगह I रख सकते हैं, तो ये P बराबर VI निकल के आ गया। तो ये एक पावर का मेन फॉर्मूला आ गया, पावर मतलब विद्युत शक्ति का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं कि P बराबर W बटा T होता है, तो देखिए यहाँ P बराबर W बटा T फिर से कर दी बराबर VI आया, तो यदि देखिए T को इधर ले गया तो ये गुनाम हो जाएगा, तो W बराबर VIT हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसमें जितना कार्य करने में हम लोग को लगा, ये मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, वो जो है उससे कुछ उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है उष्मा, वो उष्मा के बराबर ही क्या होगी वो कार्य किया गया होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो W है ये किसके बराबर होगा, वो उष्मा ऊर्जा जो उससे उत्पन्न हुई उसके बराबर होगा। तो W बराबर H मतलब हीट समझ लीजिए, हीट मतलब उष्मा के बराबर होगा। वही चीज लिखे हैं, आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए W बराबर H कर दिया, तो बस यहाँ W की जगह H रख दीजिए, तो H बराबर VIT आ गया, देखिए H बराबर VIT आ गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि V का मान हम लोग यहाँ पर रख दें, V का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, V का मान IR होता है। तो देखिए V का मान यहाँ पे रख दिए IR, तो देखिए यहाँ I पहले से था और T यहाँ पहले से था, तो क्या यहाँ H बराबर निकल गया I² RT। तो यहाँ से
उष्मा ऊर्जा का मान निकल गया। उष्मा ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये I मतलब विद्युत धारा का स्क्वायर, विद्युत धारा का स्क्वायर गुना क्या R, R मतलब आपका हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध गुना समय। यदि हम लोग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का उष्मा कितना ऊर्जा देगी वो चीज। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। हीटर में यूज करते होंगे आप, हीटर टोस्टर में यूज करते होंगे, क्या बोलते हैं आयरन जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए किसमें किसमें यूज करते हैं, वही हो गया विद्युत इस्त्री में, जिसको प्रेस बोलते हैं, वो करने के लिए यूज करते हैं। विद्युत टोस्टर में यूज करते हैं, विद्युत तंदूर में यूज करते हैं, विद्युत केटली में यूज करते हैं तथा विद्युत हीटर में। इसी प्रभाव पर आधारित ये सब कुछ युक्तियां हैं जो हम लोग आज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है, ये नहीं होता तो हम लोग आज ये यूज नहीं कर पाते। विद्युत परिपथ में देखिए जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज को पता ही होगा कि एक छोटा सा तार बांधा जाता है फ्यूज में। क्यों उसको बांधा जाता है कि कभी भी यदि शॉर्ट सर्किट हो या फिर कुछ हो तो उसके वजह से क्या होता है कि करंट का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो होता है वो कनेक्शन को तोड़ देता है फ्यूज। क्यों, क्योंकि वो उसका गलनांक कम होने की वजह से वो जल्दी गल जाता है, और गल जाने के पिघल जाने के बाद वो कनेक्शन टूट जाता है, जिसके वजह से और जो युक्तियां हैं वो कभी खराब नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि करंट से हम लोग बच जाते हैं यदि ज्यादा उच्च धारा यदि आया तो यही चीज देखिए, ये विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग भी इसी प्रभाव पे आधारित होता है। अब देखिए तीसरा इसका उपयोग होता है बल्ब में। बल्ब में आप देखे होंगे कि उसका जो तंतु लगा होता है वो फिलामेंट का बना होता है। वो उसका जो फिलामेंट होता है, वो तंतु जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का क्यों बना होता है, इसी के प्रभाव के कारण, क्योंकि जैसे बल्ब को हम लोग जलाते हैं, बल्ब गर्म हो जाता है, वो तापीय ऊर्जा देने लग जाता है, मतलब उष्मीय ऊर्जा देने लग जाता है। और उष्मीय ऊर्जा के कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो पिघल जाता है, और वो बल्ब क्या हो सकता था, बल्ब और गर्म हो जाता है। तो इसके वजह से क्या क्या किया गया कि उसका उष्मीय ताप को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा गलनांक वाला तत्व को यूज किया गया, वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि ये गलता नहीं है, नहीं गलने की वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, ये इसी का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का एक उपयोग है। देखिए ये जो जितना भी है ये सब सारा हम लोग को कौन दिए थे, जूल। तो इसीलिए इसका इस जो ये नियम है, इस नियम को हम लोग बोलते हैं, इस समीकरण जो निकाल के आए लाए हैं वो समीकरण को हम लोग जूल का ताप नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि जूल का ताप नियम किसे कहते हैं, H बराबर I² RT। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं विद्युत शक्ति के बारे में, क्योंकि हम लोग देखिए विद्युत शक्ति के बारे में यहाँ भी पढ़ चुके थे, बस वही चीज यहाँ पे करना है। तो देखिए पावर बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, P बराबर W/T और P बराबर VQ/T यहाँ से, और P बराबर VI आता है। VI मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दो किस चीज का गुणनफल हम लोग बोल सकते हैं, यदि बोलेंगे कि विभवांतर और विद्युत धारा दोनों को यदि गुना कर दिया जाए तो उसी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। तो देखिए शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा कितना उपयोग हो रहा है उसके दर को, कितना स्पीड से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। या फिर विद्युत शक्ति को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, विद्युत शक्ति जो है वो किसका, किसी भी विद्युत परिपथ में विभवांतर तथा क्या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से जिस तरह हम लोग निकाले थे 1 वोल्ट का मान, एक क्या बोलते हैं 1 ओम का मान, उसी तरह यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 1 वाट का मान। क्यों, क्योंकि इसका जो SI मात्रक होता है, देखिए इसको P से सूचित किया जाता है, कैपिटल P से, और इसका SI मात्रक होता है वाट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड भी इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए इसका वाट, अब देखिए यहाँ से निकला वाट। अब 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है P बराबर VI, तो देखिए 1 वाट को यहाँ 1 वाट लिख सकते हैं, और यहाँ पे बराबर क्या लिख सकते हैं, V की जगह 1 वोल्ट देंगे, या फिर बोल सकते हैं कि 1 विभवांतर गुना क्या, यहाँ पे बोल सकते हैं 1 एम्पियर का यदि करंट हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, 1 वाट। तो यही चीज लिखा हुआ है, जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है,
1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है तथा इसके सिरों पर मतलब 2 सिरों पे ही विभवांतर होता है, के सिरों पर विभवांतर कितना 1 वोल्ट होता है, तो इसकी विद्युत शक्ति का माप कितना हो जाता है 1 वॉट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए यही वाला यहाँ पे निकाल के आपको दिखाएं तो देखिए इसका 3 फॉर्मूला हो जाता है। एक तो P बराबर VI है ही, बस देखिए यहाँ पे V का मान रख दीजिए IR, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से बदल जाएगा। फिर देखिए ये बन जाएगा क्या, I स्क्वायर, पहले से I था और यहाँ IR आया तो I स्क्वायर R हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए P बराबर, देखिए इसको भी यदि चेंज कीजिएगा तो V बटा I आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला देखिए अलग अलग तरह से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, देखिए ये जो ऊर्जा आया ये उष्मीय ऊर्जा था, तो देखिए अब ये विद्युत ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा उसको हम लोग बोलेंगे जब हम लोग विद्युत ऊर्जा का उपयोग व्यापारिक रूप से व्यापार के लिए हम लोग करने लग जाए। जैसे हम लोग घर में यूज हम लोग करते हैं जनरली, कितना यूनिट हम लोग खर्च किए, कितना यूनिट, यही यूनिट जो है यही है विद्युत ऊर्जा। तो इसका व्यापारिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा। इसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए हम बोल दिए आपको कि 1 किलोवाट घंटा होता है। तो देखिए 1 किलो मतलब 1000 और वाट मतलब वाट। ठीक है, और घंटा को यदि हम लोग सेकंड में बदले तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो देखिए यही दोनों को गुना किए हैं, देखिए किलोवाट का हो गया आपका 1000 वाट गुना 3600 सेकंड। अब यदि पूरा को गुना कर दें तो देखिए इतना आ जाएगा 36 और 5 को 0 आपका आ जाएगा वाट सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग देखें यहाँ यदि हम लोग पॉइंट लाएं तो 3.6 इंटू 10 का पावर कई हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6, यही आ जाएगा आपका क्या, क्योंकि ये ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा जूल। तो 3 पॉइंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए यही चीज यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग जितना भी थ्योरी सेक्शन था ये चैप्टर का, विद्युत चैप्टर का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। इससे ज़्यादा कोई थ्योरी और इस चैप्टर से नहीं बनता है। अब रह गया बात आपका न्यूमेरिकल का। यदि आपको न्यूमेरिकल में किसी को यदि प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आता है, तो आपके लिए इतना आसान हम वीडियो एक बना देंगे इस तरह से कि आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे पता है आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन ये चीज़ यदि जो है यदि हम आपको इस तरह से बता देंगे, यदि थोड़ा सा यदि फॉर्मूला को देख लें, पहले तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रख दूंगा, फॉर्मूला के साथ आपके सामने समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, फिर से हम इसको अच्छा से करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो में जितना भी न्यूमेरिकल है सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए थ्योरी सेक्शन सारा कंप्लीट, इससे ज़्यादा और आपका एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो 2 वीडियो जो इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, वो भी आप ये वीडियो को देख लें और इसके बाद ये वीडियो को मिलाएं, तो आप दोनों वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे ये चैप्टर पे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब मैं आपसे बस यही बोलूँगा, यदि मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और उन लोग को ये चीज़ का वो फ़ायदा उठा सके। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए, इस तरह का और वीडियो बनाने के लिए एक ही चीज़ कीजिए, बस आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं और इस तरह का वीडियो आपके सामने ला सकूं।